सिंगापुर और भारत में निवेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर अहम करार हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स ने 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है। पीएम मोदी इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस भी खोलने का ऐलान उन्होंने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अब इस समझौते के बाद भारत में सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों की एंट्री का रास्ता आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इस समझौते से कई फायदे होंगे। पहला, भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में टैलेंट डेवलप करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत असीम संभावनाओं वाला देश है कि अवसर हैं, अवसर को जाने मत दीजिए और जितने भी नए क्षेत्रों में आप आना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे कि जिसमें शायद हमारे पास नीति नहीं होगी, आप लेकर के आइए, मैं नई नीति बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन भारत संभावनाओं का क्षेत्र है। इन संभावनाओं के क्षेत्र को आप अपने नसीब के लिए उपयोग कीजिए और आपके लिए फिर कभी कोई रुकावट नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है, वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 67 नामों का ऐलान किया गया है। इनमें 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिला है, 25 नए चेहरे हैं, 9 विधायकों का टिकट काटा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि अनिल विज को अंबाला सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। अरविंद शर्मा को गोहाना सीट से और घनश्याम अरोड़ा यमुनानगर से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। क्या हरियाणा में इस बार कांग्रेस सरकार बना पाएगी या विपक्षी वोटों का बंटवारा बीजेपी के नैया पार करेगा? बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? कैसा है इस बार हरियाणा का दंगल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें लालबाग के गणपति की। लालबाग की परंपरा के मुताबिक लालबाग
ए मागे वाले मैडम मैडम माझे कॅमेरा देतो देख रहे अरे कॅमेरा पाडणार का तुम्ही मैडम अरे अरे खाली नीचे ले 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 ये लाल बागचा राजा की पहली तस्वीरें। शनिवार से गणपति उत्सव शुरू हो, गणेश चतुर्थी है, लेकिन लाल बाग की परंपरा के मुताबिक उससे पहले ही लाल बागचा राजा के पहले दर्शन होते हैं। देश दुनिया में मशहूर मुंबई के लाल बाग इलाके के गणपति लाल बागचा राजा। तो ये थे लाल बागचा राजा और शनिवार से उत्सव शुरू होगा, फिर जगह जगह से तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। पहले अब ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत, चीन और ब्राज़ील अगर मध्यस्थता करें तो वो यूक्रेन के साथ शांति वार्ता कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा कि युद्ध शुरू होने के कुछ हफ्तों में ही रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में एक प्राथमिक सहमति बनी थी। इस सहमति के आधार पर बातचीत फिर से शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन में क्या सहमति बनी थी, ये कभी सार्वजनिक नहीं हुआ और ना ही इस पर कभी बात आगे बढ़ी है। खास बात है कि यूक्रेन के ताज़ा हमलों के बाद रूस ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहले रूस गए थे और हाल में यूक्रेन गए थे। उस वक्त भी शांति के लिए बातचीत पर चर्चा हुई थी। अब पुतिन के बयान से शांति के प्रयास शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी दरें घट सकती है। 9 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई विकल्पों पर विचार हो सकता है, जिनमें से एक विकल्प सालाना 50,000 रुपये तक के प्रीमियम भुगतान पर सिर्फ 5% जीएसटी लगाने को लेकर है। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। डिटेल्स बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल देखिए, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर अगले हफ्ते सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से राहत भरी खबर आ सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस बैठक में जीएसटी दरों को घटाने को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल जो बड़ा प्रपोजल है वो ये है कि 50,000 रुपए तक के सालाना प्रीमियम पर जीएसटी दर को घटाकर 5% किया जाए, ताकि लोअर और मिडिल क्लास को राहत दी जा सके। हालांकि जो फिटमेंट कमेटी है उसमें अभी तक कोई ठोस सिफारिश नहीं की है और अलग अलग कई तरह के विकल्प पेश किए हैं, जिस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिटेल में चर्चा होगी। अगर विकल्पों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पर सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पर राहत देने की बात की गई है और इससे करीब 213 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस का अनुमान किया जा रहा है। वहीं अगर हम देखें हेल्थ इंश्योरेंस में तो यहां पर 4 विकल्प पेश किए गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में जो पहला विकल्प है वो ये है कि जो तमाम अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को पूरी तरह से हटा दें तो उससे 3500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगर दूसरा जो विकल्प यह है कि सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक के कवर पर अगर उन्हें जीएसटी एग्जम्प्ट किया जाए तो उससे
2100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तीसरा विकल्प यह है कि सीनियर सिटीजन को सिर्फ जो वो भुगतान करते हैं प्रीमियम का, अगर उस पर एग्जम्पशन दिया जाए तो इससे 650 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और चौथा विकल्प यह है कि अगर सभी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस को की दर घटाकर जीएसटी की 5% की जाए तो उससे 1750 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह तय होगा कि कौन सा विकल्प वो चुनती है, क्योंकि इस मुद्दे पर लंबे समय से चर्चा चल रही है और अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। देखना होगा कि जो 9 सितंबर को होने वाली बैठक है उसमें किस प्रपोजल पर सहमति बन पाती है। और बहुत उम्मीद है कि जो 50,000 रुपए तक का जो प्रीमियम है सालाना, उस पर 5% जीएसटी पर राहत मिल जाए, उस पर सहमति बन जाए। प्याज की कीमतों ने फिर से लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। इससे कुछ राहत मिले, इसके लिए सरकार ने दिल्ली एनसीआर में मोबाइल वैन से सस्ता प्याज बेचना शुरू किया है। कहां-कहां और कैसे आप ले सकते हैं सरकारी दर पर प्याज, बता रहे हैं असीम मनचंदा। प्याज एक बार फिर लोगों के आंसू निकालने लगा है। दिल्ली एनसीआर में प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर ही प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जानकार बता रहे हैं कि इसकी वजह से महाराष्ट्र में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से प्याज निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से होलसेल और रिटेल दोनों के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने सस्ती दरों पर प्याज बेचने का फैसला किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये काफी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। एनसीएफ और नेफेड की ये गाड़ियां हैं। करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर में घूम फिर करके प्याज की बिक्री करेंगी। प्याज लोगों को 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि अक्टूबर तक प्याज की नई फसल आ जाएगी। तब तक सरकार इस प्याज को इन वैनों के जरिए बांटेगी और उसके बाद अक्टूबर से ही लोगों को प्याज के ऊपर थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज। त्योहारों में लोगों पर महंगाई की मार न पड़े, इसको लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी की है। कंज्यूमर अफेयर्स सचिव निधि खरे ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि त्योहारों में कमोडिटी की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। उनसे बात की असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे हैं। हम सबसे पहले तो बात प्याज की करते हैं। कीमतें बढ़ रही हैं, आपने भी आज फैसला किया कि सस्ती दर पर बेचेंगे। कितना प्याज बेचा जाएगा? हमारे पास जो हमने पीएसएफ में बफर के रूप में रखा है वो करीब 4.7 लाख मीट्रिक टन अनियंस हैं, जो कि काफ़ी समुचित मात्रा में है। लास्ट ईयर अगर कंपैरिजन किया जाए तो करीब 3 लाख मीट्रिक टन था, तो इस बार हमारे पास समुचित मात्रा है। चूँकि हम करीब 550 जो हमारे केंद्र हैं पूरे देश में, हर रोज़ वो जो थोक मतलब सेंटर्स हैं, होलसेल और रिटेल दोनों के वो प्राइसेस भेजते हैं और इन्हीं का अध्ययन करके हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ भी प्राइसेस अधिक बढ़े हैं वहाँ पर हमें रिटेल इंटरवेंशन करना चाहिए। इस माध्यम से हम लोग 35 रुपए किलो के हिसाब से प्याज उपलब्ध करा रहे हैं उपभोक्ता को और हमें पूरी उम्मीद है कि जो प्राइसेस में जो उछाल आया है वो जल्दी ही स्टेबल हो जाएगा। मैम, इसके अलावा फेस्टिवल सीजन की भी शुरुआत होने वाली है, तो आपकी पूरी नज़र है कि दालों के, एडिबल ऑयल के दाम ना बढ़े? तो जैसा आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इतनी अच्छी बारिश हुई है, तो इस साल एक्चुअली तुअर और खरीफ में जो उड़द एक प्रोमिनेंट पल्सेस की फसल है वो बहुत अच्छी हुई है। उसकी अगर सोइंग भी देखी जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक बढ़ी है। तो इससे मार्केट को भी एक संदेश है। प्राइसेस ऑलरेडी मंडी प्राइसेस दे हैव स्टार्टेड डिक्लाइनिंग और ये आपको रिटेल में भी दिख रहा है। तो निरंतर दालों के प्राइसेस कम हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर एडिबल ऑयल भी देखें तो भी उसके प्राइसेस पूरी तरह से स्टेबल हैं। सब्जियों में अगर देखा जाए तो टमाटर और आलू दोनों एक बहुत ही कंफर्टेबल प्राइस पे उपलब्ध हैं। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी दिखी। डिटेल्स लेते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, आज किन सेक्टर और शेयर्स में सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला?
देखिए, अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन में सबसे ज्यादा आज प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन था। स्टॉक में लगभग 3% का अपटिक आपने देखा। इसके अलावा विप्रो, बीपीसीएल, आईटीसी जैसे काउंटर्स में आपको खरीदारी का मूड माहौल दिखा। लूजिंग साइड पे अगर हम बात करें तो निफ्टी के टॉप लूजर्स में कोल इंडिया, सिप्ला, एमएनएम और ब्रिटानिया जैसे काउंटर दिखाई दे, और ऐसे भी ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी बहुत आज प्रॉफिट टेकिंग का माहौल था। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो येस्टरडे जो लिस्टिंग हुई थी प्रीमियर एनर्जी, उसके यहाँ 20% का आपने अपर सर्किट देखा, तो अच्छी लिस्टिंग के बाद आज भी स्टॉक में मोमेंटम रहा। इसके अलावा गुजरात फ्लोरो, यूटीआई, एएमसी और केईसी इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का मूड माहौल आपको आता हुआ नजर पड़ा। स्टॉक जहां प्रॉफिट टेकिंग थी, खास करके सीसीएल प्रोडक्ट्स येस्टरडे के मूव के बाद आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग। मझगांव डॉक, ऑयल इंडिया जैसे पीएसयूज में भी मुनाफा वसूली, और प्रेस्टीज एस्टेट के स्टॉक में भी आपने लगभग 5% का डाउनटिक देखा। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑटो कंपनियों के संगठन फाडा ने बढ़ती इन्वेंट्री को लेकर चेतावनी जारी की है। बैंकों और एनबीएफसी से अपील की है कि ज्यादा इन्वेंट्री वाले डीलरों की फंडिंग सोच समझकर करें। फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया ने भी ज्यादा इन्वेंट्री होने की बात कही है। कुछ ओईएम ने तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया हम बिलिंग कम कर रहे हैं या होलसेल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि अगस्त माह में जो है होलसेल जो है करीब 20-25 हजार जो है रिटेल से ज्यादा चल रहा है, तो डेफिनेटली इन्वेंट्री बढ़ी होगी। आज मेरे अनुमान से, अभी रिपोर्ट फाइनल नहीं है, पर 70 दिन से ऊपर की मिनिमम इन्वेंट्री जा चुकी है डीलरों के पास। कुछ ये भी जो डीलरों से फीडबैक आ रहे हैं कि कुछ डीलर, चूंकि फेस्टिव सीजन सामने पे है और पूरा का पूरा एक ही महीने पे है, कुछ डीलरों ने स्टॉक एक्यूमुलेशन भी चालू किया है, तो उसके कारण भी इन्वेंट्री डेज बढ़ सकता है। पर एक निश्चित रूप से एक अपन ऑल टाइम हाई इन्वेंट्री पे बैठे हुए हैं और सही मौका है अपने पास सामने फेस्टिवल सीजन में कि हम अपनी इन्वेंट्रीज को एक कंफर्टेबल लेवल पे लेकर आए। पर साथ ही साथ ओईएम जब तक अपनी होलसेल को रिटेल से अलाइन नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मर्सिडीज बेंज ने आज अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में मायबाक EQS 680 SUV को लॉन्च कर दिया है। भारत में लग्जरी सेगमेंट में मायबाक सीरीज की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसकी शुरुआती कीमत 2.25 करोड़ रुपए है। और सुपर लग्जरी गाड़ी के फीचर्स बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार संजय। मर्सिडीज की सुपर लग्जरी कार जी हाँ भारत में आ चुकी है। नाम है मेबैक EQS 680 SUV। इसकी खासियत है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो फर्स्ट जो है वो है रेंज 611 किलोमीटर फुल चार्ज में, और इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है जिसका पावर आउटपुट है 648 bhp। तो आप समझ सकते हैं जब किसी गाड़ी में इतनी पावर हो तो उसकी रफ्तार कितनी होगी। जी हाँ, 100 किलोमीटर स्पीड 4 सेकंड में छू लेती है, और इसमें 122 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है। दिखने में काफी खूबसूरत है, सिंपल है, सोबर है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रिल है पूरी तरह से वर्टिकल लाइंस यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर सामने कैमरा दिया गया, और जो इसका रडार सिस्टम है वो ठीक इसके इनसाइड है, और यहाँ पर मर्सिडीज का स्टार लोगो और मेबैक यहाँ पर इंदर है। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है, क्योंकि जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं उसकी परिभाषा उसके इंटीरियर में होता है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं इंटीरियर में क्या है। ये रहा मेबैक का इंटीरियर। अंदर बैठते ही आप पहला जो गौर करेंगे कि इसके डैशबोर्ड में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बड़ा सा ह्यूज 56 इंच का स्क्रीन दिया गया। जी हाँ, इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में इतना बड़ा स्क्रीन नहीं दिया गया। और एक और खासियत है कि इस स्क्रीन में कर्व इस्तेमाल किया गया, और कहीं भी आपको बटन नहीं मिलेगा, हर जगह आपको टच मिलेगा। लग्जरी मतलब क्या, आप बताते हैं। आप हल्का सा टच कीजिए और आप गौर से देखिए, ये जो डोर है अपने आप बंद हो गया। खोलना है, टच कीजिए और ये डोर अपने आप खुल जाता है। दूसरी चीज, इसमें 3 स्क्रीन को मर्ज करके इसको डिजाइन किया गया है। ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट, और यहाँ पर पैसेंजर के लिए भी अलग से बड़ा सा स्क्रीन दिया गया। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें रीजनरेटिव मोड जो है यहाँ पर ठीक पैडल शिफ्टर में आपको मिलता है, और इसकी जो स्पीड है 0 से 100 वो 4 सेकेंड में है, और यहाँ पर बड़ा सा पैनोरामिक
सनरूफ दिया गया है। जो इसके सीट हैं वो बकेट सीट हैं, लेकिन कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है, चाहे वो थाई हो, और ये चारों सीट आपको मसाज भी करते हैं। लेकिन रियर में क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। ये आपका रियर सीट है। बैठने के बाद आप पूरी तरह से लगेगा कि आप घर के सोफा में बैठे हैं। और इसके दोनों जो सीट हैं उसके सामने बड़ा सा 2 स्क्रीन दिया गया है, जिसमें आप कुछ भी, आप जो भी आप कुछ करना है आप इसमें कर सकते हैं। गाना सुनना है, फिल्म देखना है, या फिर कुछ अपना ऑफिस का काम करना है, वो भी आप यहाँ पर इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया। लग्जरी के साथ साथ सेफ्टी भी। इसमें 11 एयर बैग मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी जो दोनों सीट हैं ठीक इसके सामने यहाँ पर 2 एयर बैग दिए गए, और ये पहली बार किसी लग्जरी कार में इस तरह का आपको एयर बैग मिल रहा है। जो इसके सीट हैं, चारों सीट मसाज सीट हैं और वेंटिलेटेड सीट हैं, और इसमें थाई सपोर्ट, लेग सपोर्ट और आपका हेड सपोर्ट सब कुछ इसमें दिया गया। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप बटन के सहारे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है मेबैक की कुछ खासियत। पेरिस पैरालंपिक्स का आज 8वां दिन है। 7वें दिन भारत ने 4 पदक जीते और इनमें से 2 गोल्ड मेडल शामिल हैं। हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय तीरंदाज बनकर इतिहास रच दिया। वहीं धर्मवीर ने देर रात क्लब थ्रो में गोल्ड अपने नाम किया। प्रणव सूरमा ने क्लब थ्रो में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। आज भी भारतीय खिलाड़ी जूडो, शूटिंग, आर्चरी और एथलेटिक्स समेत कई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने की उनकी उम्मीद है। पेरिस गेम्स में भारत के कुल मेडल की संख्या 24 पहुंच गई है। इनमें से 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज शामिल हैं। ये भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों का पैरालंपिक इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। फिलहाल भारत 13वें नंबर पर है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।